नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ दुनिया युद्ध और अस्थिरता से जूझ रही है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के साथ एक गेम चेंजर एलपीजी सप्लाई डील पक्की कर ली है। क्या ये सिर्फ एक व्यापारिक समझौता है या इसके पीछे कोई गहरा भू-राजनीतिक खेल है? इसी पर आज बात करेंगे। मेरे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं जाने-माने जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट और लेखक आदित्य सत्संगी जी। आदित्य जी, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। आगे बढ़ने से पहले मैं दर्शकों से भी आग्रह करना चाहूँगी कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए। और आदित्य जी, भारत और यूएई के बीच में ये जो एलपीजी सप्लाई का नया समझौता हुआ है, इसे आप वैश्विक मंच पर भारत की किस रणनीति के तौर पे देखते हैं? देखिए, यूएई के साथ भारत का रिश्ता बहुत बदलने वाला है और ये बात तो सत्य है कि किंग ज़ायद हमारे स्वामीनारायण बाप्स मंदिर के बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने पर्सनली वो ज़मीन दी है भारत को। वहाँ पे मैं गया था और जो महाराज हैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे बहुत आतिथ्य सत्कार किया। वो स्वयं ही बता रहे थे कैसे वो रिलेशनशिप को तगड़ा बनाया गया है। और यूएई का इतिहास तो भारत से अभिन्न है। आपको मैं बता दूं कि यूएई को हमेशा भारत का ही प्रांत माना गया है। यूएई, ओमान, यमन और आपके सऊदी अरेबिया के जो ईस्टर्न पार्ट्स की कुछ पार्ट्स हैं, ये सब भारत के हिस्सा थे पहले। अब वहाँ पे जाएंगे, उनकी भाषा अलग हो, उनका रिलीजन अलग हो, लेकिन वो हमारे जैसे ही दिखते हैं। और कुछ आपको यमन में कुछ भाषाएं लगेगी गुजराती हैं, बहुत टच है वहाँ पे। तो इट इज़ आवर पार्ट, इतिहास से हमारा पार्ट है वो। हम लोग वो कॉलोनाइजेशन के चक्कर में हम लोग भूल जाते हैं कि वो फॉरेन कंट्रीज उनको नहीं मानना चाहिए। यूएई, अगर जैसे आप देखिए, यूएई ने कितने गलतियां किया अभी तक। आपको याद होगा एक समय में दुबई जाना मतलब श्राप माना जाता था कि दुबई गया तो मतलब चोर उचक्का ही होगा। मतलब दुबई जाके क्या कर लिया, उखाड़ लिया, ऐसा बात होती थी भारत में, है ना। लेकिन आजकल आज दुबई जो है, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर इंडियंस टुडे। और कभी वो यूके को बिकता था, कभी वो यूएसए को बिकता था, कभी यूएसए के लिए इंटेलिजेंस करता था, पाकिस्तान को इन्वॉल्व करता था। आपको याद होगा शारजा में जब मैचेस होते थे, दाऊद इब्राहिम की कहानी आप सबको मालूम है, ठीक है। ये सारा काम यूएई करता था। सडनली कैसा चेंज हुआ, उसका श्रेय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जाता है और जयशंकर जी को जाता है। बिकॉज रीजन उसका ये है कि भारत ने उनको याद दिलाया कि तुम यूएस तुमको यूज करके थ्रो कर देगा, वही ओमान की खाड़ी में, है ना। और यूएस और यूके जो है आपको यूज करके वो थ्रो कर देगा पर्शियन गल्फ में, क्योंकि यूके का रिलेशनशिप ईरान से ज्यादा तगड़ा है, आपसे कम है। इसीलिए आइल ऑफ मैन, जो एक छोटा सा आइलैंड है यूरोप में, वहां पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसका है? ईरान का है। तो अब यूएई के लोगों में बत्ती जल चुकी है कि उनको अपने रूट्स पे जाना पड़ेगा। तो ये जो डील हो रही है यूएई की, यूएई हैज नॉट कम टू इंडियाज रेस्क्यू, इंडिया हैज कम टू यूएईज रेस्क्यू। और इस डील में आप डिफेंस कोऑपरेशन को नहीं देगी, भूलिए, टेक्नोलॉजिकल डिफेंस कोऑपरेशन। इस समय इजराइल और फ्रांस हेल्प कर रहे हैं यूएई को मिसाइल अटैक करने के लिए ईरान के अंदर। और भारतीय प्रधानमंत्री जाके डेफ टेक का अरेंजमेंट साइन अप कर रहे हैं। क्लियरली मैसेज है, सऊदी अरेबिया नहीं गए, ईरान नहीं गए, यूएई गए। किसके साइड भारत खड़ा हुआ है? बोले कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती भारत को अपना। अब देखिए, भारतीय नेवी इतनी स्ट्रांग है, यूएसए, अब भारतीयों को भी यकीन नहीं होता है, यूएसए की नेवी बहुत ही कमजोर है। अगर ईरान से डर जाते हैं तो भारतीय नेवी बड़ी स्ट्रांग है। और जो शिप गिराया गया है, अभी डुबाया गया है, उसके बारे में किसी को पता नहीं है कि किसने डुबाया है, ना भारत को पता है। जिस दिन पता लग गया, आप सोच लीजिए उसका परिवार रोने वाला है अभी।
जिस देश का भी होगा, बिकॉज यहाँ पे यूएई इंटेलिजेंस ढूंढ रही है उसको, ओमानी इंटेलिजेंस ढूंढ रही है उसको। ये पहले कैसे संभव था कि ये सारी इंटेलिजेंस भारत के लिए काम करेंगे? और भारतीय इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गेस्ट है उस रीजन में। हम वहां पे सरकारें बदल सकते हैं, करते नहीं है, लेकिन इतनी शक्ति ऑन द ग्राउंड, सरकारें बदल सकते हैं, उनको सबको मालूम है क्या कर सकता है भारत वहां पे। और प्लस अगर हमने 2 शिप लगा दिए तो ये पूरा रीजन जल के राख हो जाएगा। 2 शिप की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 2 शिप, मतलब 32 ब्रह्मोस मिसाइल्स बहुत होती हैं। पाकिस्तान को तो 4 ने घुटने पे ला दिया था, तो 32 लगी हुई है वहां पे, प्लस अनगिनत शिप्स हैं भारत के। सो ये जो मोदी जी के विजिट है, इस अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। ये स्ट्रेंथ दिखाता है, कॉन्फिडेंस दिखाता है कि ठीक है, हमने बोल दिया अपनी जनता को कि तेल कंजम्पशन कम करो, हमने 3 रुपए बढ़ा भी दिया, हम उसको सस्ता भी कर सकते हैं। अमेरिका ने तो 66% बढ़ाया है ना, चाइना ने तो 22% बढ़ाया है, पाकिस्तान ने तो 100% से ज्यादा बढ़ा चुका है। ओके, सो भारत ने 3 रुपए बढ़ाया है, विच इज 3%, विच इज ऑल्सो हाई। मानता हूं मैं, लेकिन वो तो बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन आई थिंक इस डील के बाद गैस प्राइसेस भारत में कम होने वाली है, वापस एक 90 नीचे हो जाएगा। एंड आई फोरसी अ टाइम, थोड़ा मैं आप दर्शकों से थोड़ा सा प्रेडिक्शंस मैं करता नहीं कभी भी, बट आई फोरसी अ टाइम जब तेल जो है भारत में बहुत ही कम होने वाला है, 66 रुपए तक आने वाला है इन फ्यूचर। तो वो समय कब होगा मुझे पता नहीं है, बट आई फोरसी दैट बिकॉज सप्लाई विल बी ट्रेमेंडस सब तरफ से, क्योंकि ये ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा तो नहीं चलने वाला है। एंड इंडिया वाज नेवर द मेन बायर ऑफ इरानियन ऑयल, इंडिया वाज स्प्रेडिंग, ईरान, कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई स्प्लिट कर रहा था। सो यू विल फोरसी दैट टाइम आल्सो। तो ये विजिट काफी स्ट्रेटेजिक है, इट्स ए भारत की स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी इससे बनती है, प्लस भारत का डिफेंस कोऑपरेशन इंक्रीज होता है। और भारत, अब ये तो इधर चल रहा है, भारत उधर रफाल भी खरीदने पहुंच रहा है, तो 2 चीज चल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और रक्षा सहयोग और वाडीनार में शिप रिपेयर क्लस्टर से जुड़े हुए एमओयू भी साइन किए गए हैं। देखिए क्या है कि शिप रिपेयर में और शिप डिस्ट्रक्शन में भारत इज द नंबर 1। आपको मालूम ही है कि आलंदी और गुजरात के बहुत सारे पोर्ट्स हैं जहाँ पे शिप्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, एंड दैट इज अ बिग मनी। शिप्स खरीदे जाते हैं स्क्रैप में, फिर उनको डिसमेंटल किया जाता है, फिर उनके मेटल्स बेचे जाते हैं। एंड प्लस शिप कंस्ट्रक्शन में तो इंडिया इज री इमर्जिंग एज नंबर 1। शिवाजी महाराज के समय में भी इंडिया था, चोल महाराज के समय में भी इंडिया नंबर 1 था। वी आर ए सी फेयरिंग नेशन, लोग भूल जाते हैं, वी आर ए सी फेयरिंग नेशन। अदर देन द उत्तर प्रदेश, थोड़ा जो सेंट्रल एरियाज में आ जाते हैं, उसके अलावा तो भारत का कोस्ट ही कोस्ट है सब तरफ। सो इंडिया इज ए सी फेयरिंग नेशन, और इंडिया का फोकस जो नेवी में है, आपने देखा है कि लास्ट आईएनएस ध्रुवगिरी लॉन्च हो गया, फिर प्रोजेक्ट 18 लॉन्च हो रहा है, फिर ये ऑल दीज मिलिट्री एसेट्स आर बीइंग लॉन्च्ड, प्लस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्टिंग हुआ, जिसको लोग बोल रहे हैं अग्नि 6 तो दिखाई दिया था हमने परेड शो में, लेकिन अब टेस्टिंग भी एमआईआरवी का कर लिया। तो इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर ए, अगर इस एरिया में जो भी होता है, ओनली थिंग इज कोई प्राइम मिनिस्टर आए बटन दबा दे बस, फिर देखिए क्या होता है। क्योंकि भारतीयों को आतिशबाजी देखने का शौक है, हम दिवाली मनाते हैं, हमको चाहिए दिखना। वी आर ए वॉरियर कंट्री, होल कंट्री, हिंदू इज ए वॉरियर कम्युनिटी, ऑल हिंदूज, वेदर यू आर सिख, और सिखों को भी मैं सनातन धर्म ही मानता हूँ। तो तो इंडिया इज ए वॉरियर कंट्री, कोई लड़ नहीं सकता, हमको लड़ना अच्छा लगता है, नहीं तो आपस में लड़ लेते हैं। सही कह रहे हैं, रिक्शा और बाइक आपस में लड़ जाए तो उस पे लड़ाई हो जाती है। बट कमिंग टू द पॉइंट आदित्य जी, भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए मतलब भारी आयात पे निर्भर है ना, और इस दीर्घकालिक समझौते से भारत की घरेलू कीमतों और सप्लाई चेन पर भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, इज़न्ट इट? देखिए, एक हम लोग को गलत थ्योरी बेची गई थी कि तेल जो है डायनासोर्स के फॉसिल फ्यूल से बनता है। दैट वाज अ रॉन्ग साइंटिफिक थ्योरी सोल्ड टू अस। तेल पूरी पृथ्वी पे मिलता है, हर जगह मिलता है, सब जगह से आसानी से मिलता है, सब जगह नहीं मिलता है आसानी से।
इट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द अर्थ क्रिएशन। अब क्या है कि हमने एक्सटेंसिव तेलों को एक्सट्रैक्ट करके बहुत जगह पृथ्वी को ही अनस्टेबल कर दिया है। यू सी सिंक होल्स गेटिंग क्रिएटेड, लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। ये जो पॉलिटिकल रीजंस है, कभी और शो करेंगे तो हम बताऊंगा मैं कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मेंटेन किया जाए। और जो हमने जो इकोनॉमी बनाई है तेल पे आधारित कि तेल नहीं होगा एंड देन एवरीथिंग रन्स ऑन ऑयल, वो भारत के आप प्रोजेक्ट्स देखिए, कावेरी बेसिन, फिर आप ऑफशोर प्रोजेक्ट्स देखिए, तो भारत को ऑफशोर ही जाना पड़ेगा। अंडमान के चारों ओर, फिर लक्षद्वीप के चारों ओर, मालदीव्स के चारों ओर, या मालदीव्स को एक समय आके हमको एक्वायर भी करना पड़ सकता है। सो वी हैव टू क्रिएट ऑल दीज ऑफशोर बेसिन्स एंड एक्सट्रैक्ट ऑयल। अब कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे इंजीनियर्स को दिमाग लगाना पड़ेगा। ये सब टेक्नोलॉजीज, पहली बात तो हमको बाहर की तरफ देखना बंद कर देना चाहिए। वी शुड फोकस, हमारे पास एनफ स्ट्रेंथ है। अगर पूरी दुनिया को भारतीय चला रहे हैं तो भारत को भारतीय क्यों नहीं चलाएंगे? तो ये लॉजिकल पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं हमको भारतीय स्किल्स को यूज करना पड़ेगा कि हाउ वी कैन क्रिएटिवली सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ ऑयल। कॉल इट ए गोल्ड रेवोल्यूशन और ब्राउन रेवोल्यूशन, वट एवर यू कॉल इट, है ना। और हमको पिंक रेवोल्यूशन छोड़ना पड़ेगा और ग्रीन रेवोल्यूशन छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन में प्रॉब्लम क्या हो गई कि हमारी सॉइल खराब हो गई यूरिया के चक्कर में, और हमको गाय की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। पहले आज़ादी के समय में 9 गाय थी हर भारतीय के लिए, तो वी हैव टू ब्रिंग अप टू दैट लेवल, एटलीस्ट 3 और 4 पर इंडियन। फिर हमको उस इकोनॉमी से गोबर के थ्रू या उसके थ्रू खाद्य पदार्थ बनाने पड़ेंगे, ताकि एवरी फूड इन इंडिया इज ऑर्गेनिक, नो यूरिया नीडेड, मेक यूरिया जीरो। आज भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कॉन्फिडेंस रखते हैं कि हम ये कर सकते हैं। ये सरकार को डिसीजन लेना है। जिस दिन सरकार डिसीजन लेगी कि हमको यूरिया नहीं चाहिए, इंडियंस विल डिलीवर दैट टू सरकार। ये सरकार के ऊपर डिपेंडेंट करता है। दूसरा, ऑयल के बारे में आपको बता ही दिया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और सेल्फ रिलायंस के लिए कहीं ना कहीं भारत कर सकता है, और उसको ऐसे सिक्योर सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे जो इंडियन नेवी द्वारा प्रोटेक्टेड हो। या तो हॉर्मुज स्ट्रेट का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन नेवी ले ले। आई एम सेइंग आउट ऑफ द बॉक्स बात कर रहा हूँ। आजकल इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। वी आर नॉट ए स्मॉल, ये हम लोग वो है ना, हनुमान वो है जिसको जामवान को याद दिलाना पड़ता है। वी आर द बिगेस्ट पावर इन द इंडियन ओशन रीजन। हम यूज नहीं कर रहे हैं। बिगेस्ट पावर मींस बिगेस्ट पावर। यहाँ पे कोई अमेरिका का चलने वाला नहीं है, पर हम यूज नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। अमेरिका को भी मालूम है कि उसकी औकात तब तक है जब तक हमने एक आंख नहीं मारी कहीं से, जबकि नहीं दी। जी। तो वी हैव टू सिक्योर। अगर सिक्योर करना चाहेंगे तो उतर आएंगे, फिर हम उतार देंगे 12 शिप। सिक्योर करने में क्या जाता है, चेक पॉइंट्स लगानी है आपको आगे पीछे, और उसके पीछे एक्सेसिव मिलिट्री पावर कि जिसके हाथ में डंडा उसी की चलेगी वो। और आपको सपोर्ट करने वाले देश भी है, ओमान भी सपोर्ट करेगा, ईरान भी सपोर्ट करेगा, यूएई भी सपोर्ट करेगा। ओनली कंट्री विच वोंट सपोर्ट यू इज कतर एंड बहरीन। बट उसको आप मना लेंगे 2 मिनट में, अगर उसके सोर्सेज पर ही प्रॉब्लम हो गई तो। सो द पॉइंट इज, अभी ये समय बदल रहा है। अभी यहाँ पे बातचीत से काम होने वाला नहीं है, क्योंकि ये देश बातचीत से आपकी बात मानने वाले नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारत को स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, और यही यूएई का एग्रीमेंट एक तरीके से दिखाता है कि इंडिया इज गेटिंग इनटू द ऑफेंसिव मोड नाउ, क्योंकि वो डिफेंस कोऑपरेशन है, डिफेंस पे काम करेंगे, शिप्स बनाएंगे, शिप डिप्लॉय करेंगे। यूएई को पता नहीं है क्या इंडियन नेवी की कैपेसिटी? पता है उसको। दे वॉच मोर क्लोजली देन यू एंड मी। उनको मालूम है क्या कर सकते हैं। स्लीपिंग जायंट है, तो भुला के रखा हुआ है, शांति से बात करो, नॉन वायलेंट। अरे भाई, हम तो गांधी जी का गाल देने वाले हैं, आप उनकी गाल पे बारी बारी से मारते रहो चाटा। यूएई के साथ हमारे रिलेशंस जो है पिछले कुछ समय से काफी गहरे हुए हैं ना, तो क्या ये डील भारत को मिडिल ईस्ट में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करती हुई दिखाई दे रही है? उसी दिशा में जा रहे हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट इट इज। यूएई अपनी रक्षा नहीं कर सकता। यूएई, अभी आप देखिए ना, 60 किलोमीटर बाय 60 किलोमीटर,
वहां पे तो गाड़ी चलाने का ही मजा नहीं आएगा। लोग बोलते हैं यूएई जी, आ जाओ, मैं गाड़ी चलाने का मजा ही नहीं आएगा, जब तक मैं स्पीड पकड़ूंगा तब तक यूएई खत्म। दुबई तो खत्म हो जाता है 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर में। बिल्कुल। हमारा तो आदत ही है कि जाएंगे तो 800 किलोमीटर चलना चाहिए मिनिमम गाड़ी, तब मजा आता है कि यहाँ अपनी ड्राइव के लिए गए। ये तो यहाँ पे तो खत्म ही हो जाता है। इट्स सच ए स्मॉल अनसस्टेनेबल कंट्री। आप सोचिए, अगर पावर प्लांट बंद हो जाए, एयर कंडीशनिंग बंद हो जाए, सब ऊँट में बैठ के निकल लेंगे वहां से। कुछ है ही नहीं उस कंट्री में। अब कैसे उसको पानी के लिए आपको डिसैलिनेशन प्लांट चाहिए। और अनलिवेबल कंट्री में पैराडाइज बनाया है यूए के लीडर्स ने, अनलिवेबल लैंड में। तो उसको वापस अनलिवेबल बनाने के लिए कितना समय लगता है? 5-6 मिसाइल स्ट्राइक्स, वो तो ईरान ने करी नहीं। ये ईरान को क्रेडिट जाना चाहिए, ईरान ने करी नहीं। नहीं तो ये सब बैठ के निकल चलते ऊँट पे बैठ के भारत की तरफ, कोई और बचा नहीं चाह रहा इनके पास। सो आई थिंक दे आर ऑल्सो रियलाइजिंग, ईरान इज ऑल्सो रियलाइजिंग कि भारत, अभी फॉरेन मिनिस्टर, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भारत ने बोला ना, इंडिया इज अ स्टेबलाइजिंग फैक्टर। उसको मालूम है, उन सबको मालूम है कि भारत की शक्ति क्या है। भारत यूज नहीं करता है, दैट इज द थिंग। जिस दिन हम यूज करने पे आ गए, बालाकोट हमने दिखाना शुरू किया मिडिल ईस्ट में, फिर देखिए काम कैसे होता है। यूएई का एयरफोर्स भारत के एयरफोर्स के साथ, यूएई का नेवी थोड़ा बहुत जो भी है भारत के साथ, यूएई का मिसाइल डिफेंसेस इसराइल के साथ। है क्या यूएई में? वो तो हम लोग शेखों को बैठ के थोड़ा सा भिदक जाते हैं, देखते हैं अरे भाई शेख आ गया, बट बट उसकी औकात कितनी है सोचिए ना। उससे ज्यादा रिच लोग तो भारत में है। $384 बिलियनियर्स आर इन इंडिया, 384। यूएस के बाद शायद दूसरा नंबर है भारत में बिलियनियर्स का। तो पैसे की भारत में कमी नहीं है, इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं है। आप बताइए, यूएई से अगर भारतीय चले जाए क्या होगा? यूके वाले काम तो नहीं करते हैं, यूके वाले बॉस बन के आके बिठाते हैं। वो उनका रेसिज्म है अरबियों का, यूएई के अरबियों का। काम करने वाले को आपने बॉस बना दिया, लेकिन चाय पीते वाला तो हमारा मल्लू है। ठीक है, वो चला रहा है इकोनॉमी वहां पे, बाकी लोग थोड़ी बिल्कुल, चला बिल्कुल। रहे हैं। और नाई वाले सारे पाकिस्तान जिनसे लोग भागते हैं। सो यूएई नोज दैट। सो ये जो रिलेशनशिप है इसको स्ट्रेंथन जो मोदी जी कर रहे हैं, दैट इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू यूएई, ऑल्सो सिक्योर ऑयल सप्लाईज, और भारत में तेल की प्राइसेस कम हो। और भारतीय लोगों को समझना चाहिए कि इतना सब होने के बाद भी अगर सिर्फ ₹3 बढ़ा है, आप अमेरिका को देख लो थोड़ा, 66% बढ़ा है। ये तो ऑफिशियल है, अनऑफिशियल तो 100% बढ़ा है। आई नो कि मार्च से लेके अब तक मैं डबल पैसा दे रहा हूं। 66 to 89% अमेरिका में बढ़ा है, यूएई में 12% बढ़ा है। ओनली प्लेस तेल इज चीप इज ईरान। वहां पे 1 लीटर जो तेल है ₹12 का है। आप ईरान तो जाओगे नहीं रहने के लिए, आपको पता नहीं कौन सी मिसाइल कब गिरेगी। तो इसलिए लेट अस बी रियलिस्टिक। तो ये रिलेशनशिप भारत के लिए अच्छा है। और प्लस मैं तो वो दिन देखता हूँ जब यूएई बोलेगा आज से हम भारत का 29वां स्टेट बन रहे हैं। दैट विल बी द गोल्डन टाइम। और अभी हमको ऐसे आदित्य ही जी, सोचना पड़ेगा, वी हैव टू चेंज अवर थिंकिंग, डीकोलोनाइज। हम पे सारे होगा वो भी। लिमिटेशन नहीं होने चाहिए कि हमने अपनी पीठ पे हाथ बांध लिया है, सब कुछ हम ही लोग टॉलरेट कर रहे हैं। नो नो नो, नो मोर, नो मोर। आदित्य जी, अभी हमने देखा कि शी जिनपिंग और ट्रंप में बड़ा आपस में इलू-इलू चल रहा था। और आपने मिडल ईस्ट की बात की, तो मिडल ईस्ट में चीन भी अपना इम्पैक्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्या इस समझौते से भारत इस रेस में आप देख रहे हैं कुछ आगे जाएगा? देखिए, भारत इज लॉन्चिंग 57 सैटेलाइट्स नाउ। पहले हम बात कर रहे थे ना, मैं वहां से शुरू करता हूँ। जिस दिन भारत चाहेगा, मैं चाहता हूँ कोई मोदी जी ऐसा स्टेप लें, चाइना की पूरी पाइपलाइन बंद कर देंगे जिस दिन हम चाहेंगे। देयर इज नो वे चाइना कैन डू एनीथिंग। तो मिडिल ईस्ट पे ख्वाब देखना बंद कर दे। जिस दिन दिमाग खराब होगा किसी का भारत में, चाइना की इकोनॉमिक लाइन को ऐसे काट दिया जाएगा। कर ले जो करना है, कर नहीं कर सकता, पॉसिबिलिटी नहीं, लॉजिस्टिक्स नहीं है। हम वहां पे अंडमान से पिटाई शुरू करेंगे, बस खत्म काम उसका। आप मलाका स्टेट की दूसरी तरफ रहो। वो तो भारत का
का लीडरशिप इस तरह सोच नहीं रहा है इस समय। और आपने बात किया चीन और अमेरिका की, आईलू आईलू नहीं था वो, आई आई स्लैप यू था, आईएसयू था, इलू इलू नहीं था उधर। आप देखिए दिख ऐसे ट्रम्प, रहा था ना कि इलू इलू, लेकिन अंदर से वो जो एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे होंगे। वो तो विजिट पे उतरते ही थप्पड़ शुरू हो गया। अब देखिए अमेरिकन की बेवकूफी देखिए, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाइनीज प्रेसिडेंट रिसीव करने आएगा। आप देखिए कि क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट भारतीय प्रधानमंत्री को रिसीव करने गए थे एयरपोर्ट? तो चाइनीज प्रेसिडेंट ने उनकी औकात दिखाई, वाइस प्रेसिडेंट को भेजा, वो गनीमत है। मैं तो चाहता हूं कि भारत में किसी जॉइंट सेक्रेटरी को भेजा जाए रिसीव करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प को, अगर आता है तो। बिकॉज ये जो प्राइड जो इनके मन में भर गया है कि वी आर सो स्पेशल, द चाइनीज प्रेसिडेंट शुड कम एंड रिसीव, तो वहीं से आई स्लैप यू शुरू हो गया चाइना का। और अमेरिका गिड़गिड़ाते हुए गया था, मतलब बोलते हैं ना कटोरा लेके, प्लीज दे दो हमको कुछ दे दो, दुआ मांग रहे हैं, ऐसे गया था अमेरिका। ये डोंट गो बाय थिएट्रिक्स कि टिम कुक गए हैं और ये गए हैं वो गए हैं ये गए, डोंट गो बाय दैट, दीज आर ऑल एक्सटर्नल। ऐसा तो नहीं है कि ट्रम्प जो है 7-Eleven के किसी ओनर को लेके जाएंगे इन्हीं लोगों को लेके ना जो बैठे हुए हैं पास में। तो ठीक है ये लोग गए, बट क्या अचीव किया है मीटिंग में? कुछ नहीं, प्लेटोनिक स्टेटमेंट्स, वी होप फॉर पीस विद दिस। तो खाली हाथ गए थे, खाली हाथ आए हैं। गाना भी है ना, खाली हाथ जाएंगे खाली हाथ आएंगे, यही चल रहा है। तो ये दिस इज टोटली फेलियर है ट्रम्प का। जाने का जरूरत नहीं था, बट जाना था। अब क्या करोगे? अटैक करोगे चाइना के ऊपर? दिखाना था, दिख गया हाँ, कुछ और। और चाइनीज आर वेरी सिमिलर टू अस, इसलिए हमारी लड़ाई थोड़ी बराबर की होती है, बिकॉज दे थिंक लाइक अस। थोड़ा हम उनसे ज़्यादा स्मार्ट है, वो चेकर्स में अटक जाते हैं, हम चेस खेलते हैं। तो चेकर्स तो बड़ा स्ट्रेट गेम होता है, बेवकूफ़ों का गेम होता है। सो हम चेस खेलते हैं, तो चेस में तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए क्या है कि चीन का जो प्रोजेक्शन है, पावर प्रोजेक्शन है, वो इट इज़ वेरी रीडेबल, और अमेरिका का है ट्रांसपेरेंट। तो अमेरिका ने पहले ही बोल दिया मैं भीख मांगने आ रहा हूँ, और चाइना ने बोल दिया मैं भीख नहीं दे सकता, मेरा कुछ है ही नहीं। दोनों बेकार ही है, नथिंग दे कैन स्पेंड। पैसा उनके पास होगा, सबके पास है, बट दे कांट स्पेंड एनीथिंग। और अमेरिका के हॉर्मोज एक्शन की वजह से आज भारत के पास भी टफ सिचुएशन है इन एवरी पॉसिबल वे। द एडवांटेज विच चाइना हैज कि देयर मैन्युफैक्चरिंग इज द सोर्स ऑफ प्रॉफिट फॉर मेनी अमेरिकन बिजनेसेस। तो वो ये बोलने गए थे कि भाई हमको दे दो, थोड़ा हमारे अंदर इन्वेस्ट कर दो, हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऊपर आ जाए। और चाइना बोलता है पॉसिबिलिटी नहीं है, आप हमारे लिए आप हमारे प्रोडक्ट्स खरीदे 2028 तक। 2028 तक तो इनकी गवर्नमेंट चली जाएगी ट्रम्प की। तो ट्रम्प, चाइना इज डिलेइंग ट्रम्प सर्वाइवल, मतलब एक्सटिंक्शन। वो अब ट्रम्प जो है और युद्ध करने की कोशिश करेंगे, कर नहीं सकते लेकिन, क्योंकि प्लेन नहीं उड़ेंगे उनके। आपको आपको बड़ा फनी इंसिडेंट बताता हूँ कि जितने भी गिफ्ट चाइनीज ने दिए थे, बटन पेन सब कुछ, अमेरिकन डेलीगेशन थ्रू इट इन द डस्टबिन एंड केम। इतना डर है इनको कि किसी में कोई सैटेलाइट का पिन ना लगाओ। और अपने सेलफोन्स को ये अमेरिका में रख के आए, बर्नर फोन्स लेकर आए, बर्नर्स मतलब रेगुलर फ्लिप फ्लॉप फोन्स, उसको लेकर आए। और इतना तो डर है, पैरानॉइड, पैरानॉइड। मतलब आप देखिए मार्को रूबियो बंदर के जो उछल रहा है छत को देख के, ये क्या छत है ग्रेट हॉल ऑफ चाइना में। सो तो टोटल फेलियर, प्लस अब चाइना ने दिखा दिया हु इज द बॉस। दुनिया बदल चुकी है, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया, चाइना ने छूटता ही बोल दिया कि यू आर इकोनॉमी, यू आर डिक्लाइनिंग पावर। और शुरू में ही उसने मना कर दिया। भारत को सीखना चाहिए, स्टॉप प्लेइंग फ्रेंडशिप, दोस्ती, अमेरिकन एलाई, अमेरिकन फ्रेंड बंद कर देना चाहिए। अमेरिका अपने बाप का सगा नहीं है, आपको किसी का सगा होगा? यूके का भी सगा नहीं है ना, कहाँ पे है?
और अमेरिका में कंडीशन देखिए नेटिव अमेरिकन की क्या है, पीने का पानी नहीं, पानी में जहर मिला रहे हैं। जो मूल निवासी है अमेरिका, उसको तो आप पूछ नहीं रहे हो, गोरी चमड़ी वाले को पूछ रहे हो। जो मूल निवासी तो मेरे जैसे दिखता है ना, कलर, स्किन कलर ब्राउन ही होता है। अगर मूल निवासी भारत आ जा, पहचान नहीं पाओगे, इंडियन नहीं है। बोले तू अमेरिकन कैसे, तू तो वाइट नहीं है। वाइट आर द इलीगल कॉलोनियल सेटलर्स, यूरोपियंस हैं वो, उनके डिसेंडेंट्स हैं। वो सिर्फ 8 जनरेशन पुराने हैं, ओनली 8 जनरेशन ओल्ड। कुछ तो 6 जनरेशन ओल्ड है, पुरानी जनरेशन खत्म हो चुकी है, क्योंकि कलयुग में 5 जनरेशन के बाद कुछ बचता नहीं है। तो वी हैव टू चाइना नोज द फैक्ट्स, बात कर रहे हैं। आदित्य जी, एंड ऑफ दिस शो एक छोटी-सी टिप्पणी चाहूँगी। क्या भविष्य में, आने वाले समय में हम ऊर्जा व्यापार में लोकल करेंसी सेटलमेंट के इस्तेमाल की ओर बढ़ सकते हैं? क्या बिल्कुल देख बढ़ पा रहे सकते हैं? हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। यूपीआई पेमेंट विद यूएई, और यूएई का तो सारा, अब देखिए ना आप कितना एक्सपोर्ट कर सकते हो यूएई को, उसके लोग कितना कंज्यूम करते हैं। तो यूपीआई विल बी वेरी इजी फॉर देम। और डॉलर की जरूरत ही नहीं, डॉलर आपको खरीदना पड़ता है, यूपीआई खरीदना नहीं पड़ेगा आपको। बस बैंक में अगर आप ट्रेड कर रहे हो 200 टन गोल्ड का, उसके हिसाब से करेंसीज कैन बी एक्सचेंज, इतना है, इतना है, इतना है, फिर गोल्ड एक्सचेंज कैन बी ट्रांसफर्ड। तो इस तरह करना चाहिए भारत को भी। आदित्य जी, आपने बहुत ही गहराई से समझाया है कि कैसे एक एलपीजी सिलेंडर की पाइपलाइन से लेकर के कूटनीति की टेबल तक भारत अपनी धाक जमा रहा है, अपना रौब जमा रहा है, दिखा रहा है कि भारत क्या है। आपका आदित्य जी बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड जो लोग देख रहे हैं हमारा शो, उनको मैं बताना चाहूँगी कि आप सत्योलॉजी पे भी जाइए। वहाँ पे आपको बहुत अच्छे-अच्छे शो मिलेंगे, अध्यात्म से जुड़े हुए भी और अदर्स जो सब्जेक्ट है उनसे जुड़े हुए भी। तो आप सत्योलॉजी को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।